मैं 3 दिन बाद। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सात्विक वीडियो ऑन कर लीजिए। सर कर रहा हूँ 2 मिनट। गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चीजें पढ़ ली, सभी चीज पुरानी वाली सभी चीजें रिकॉल हो गई। यस सर। यस सर। अभी देखिए, पहले मैं थोड़ा सा पुरानी चीज को थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा और क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए उस चीज को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोगों का कोई ग्रुप बना है मेडिकल का? सेपरेट अलग से ग्रुप, मतलब इंस्टीट्यूट ग्रुप, इंस्टीट्यूट वाला जो ग्रुप है उसके अलावा? हाँ, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के लिए? नहीं है सर। सर बायो का बना रखा है। अच्छा, पूरा 12th कॉमन है ग्रुप? हाँ सर, केमिस्ट्री और फिजिक्स का कॉमन है। अच्छा, सर बायो वाले में मेरे को ठीक है। अभी मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, या तो आप कोई भी एक ग्रुप बना लीजिए, मेरे को उसमें ऐड कर दीजिए। ओके सर। कौन बनाएगा ग्रुप? मैं बनाऊं? हाँ ठीक है, आप ही बना लीजिए। बट सर नंबर नहीं है ना सबके। मैं आपको सेंड करता हूँ अपना नंबर। ओके सर। मैं बना दूंगा ग्रुप, मेरे पास होंगे सबके। अरे कोई भी बनाइए। ओके, सात्विक बना लेंगे। कौन बना रहा है? सर मैं बना दूंगा। अच्छा, ईशान बना रहे हैं? सर सात्विक बना रहा है। सात्विक बना रहे हैं, ठीक है। अभी उन्नति नहीं आई। ठीक है, तब तक मैं इनको नंबर सेंड करता हूँ। सात्विक
है सबके? हम्म। बायो वाले ग्रुप से नंबर मिल जाएंगे सारे। हाँ ठीक है, मेरा नंबर भी तो होगा ही वहाँ पे। यस सर, वो आपका है, आपने दिया था। ठीक है, तो वहाँ से आप नंबर लेके मेरे को ऐड कर लीजिए और 12th मेडिकल ग्रुप का नाम दीजिएगा, 12th मेडिकल लक्ष्य। ओके सर। ग्रुप बनाइए, फिर एक पेपर सेंड करूंगा, जल्दी बनाइए। 1 मिनट बना। और ग्रुप में बस इतने लोग होने चाहिए, डॉली, शांत, मनीषा, सात्विक, वीनस, और एक मेरे को रख लीजिएगा और एक उन्नति को, इसके अलावा कोई नहीं। या आप लोगों को मैं क्वेश्चन पेपर सेंड करता हूँ। वीनस, आपने बायो ली है? हाँ क्लास नहीं लेते ना, तो इसलिए ग्रुप में ऐड नहीं है। नहीं, ओनली मैंने फिजिक्स का करवा रखा है। ओके ओके। एक बार आप अपना नंबर। अखिल जी, हाँ आपने एक बार मेरे को एमटीजी वाले क्वेश्चन भेजे थे ना चैप्टर वाइज। सर हाँ एक बार दोबारा होगा। रिसेंड कर दीजिए मेरे को। अरे व्हाट्सएप पे आपके, हाँ दोबारा उसको रिसेंड कर दीजिए। हाँ और अभी कीजिएगा तुरंत, मेरे को तुरंत जरूरत है। ओके सर। हाँ जो चैप्टर वाइज थे लास्ट 30 इयर्स का। ठीक है। सर एक बार आप अपना नंबर बता दो, आपका नंबर नहीं मिल रहा मुझे। सर वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग जब तक सात्विक बना रहे हैं। सर आप अपना नंबर सेंड कर दो सात्विक को। लक्स इंस्टीट्यूट से एक और कौन है? मैं हूँ सर, शिवानी। मैम आप है क्या? यस सर, मैं ही हूँ। अच्छा अच्छा। चलिए जल्दी से वीडियो ऑन कीजिए, फिर मैं बताऊं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको आपको छोड़ना नहीं है। देखिए अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो वह है आपका पहला कैपेसिटर, जो आपने करेंटली पढ़ा है। कैपेसिटर अभी हमने करंट में पढ़ा है। इन सब चीजों को दोबारा अच्छे से रिकॉल कीजिए और इसको पढ़िए, ठीक। उसके बाद पोटेंशियल, एनर्जी, पोटेंशियल, इसके कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, याद है? पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल पे कॉन्सेप्ट पे कई सारे क्वेश्चन Yes, किए sir. थे। यस सर। डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और उस पे बेस सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल, ज्यादा टिपिकल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद शेल से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे न्यूमेरिकल, याद कीजिए 2-3 शेल हैं, अंदर वाले Yes, पॉइंट पे sir. पोटेंशियल कितना होगा, बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा,
और उस पर ग्राफ, ठीक है। सर वही ना कॉन्सेंट्रिक शेल्स। हाँ हाँ, कॉन्सेंट्रिक सेल्स पे। कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, फिर गॉस लॉ। गॉस लॉ पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल किए थे, इसके एप्लीकेशन पे याद सर? कीजिए। क्यूब बना के यस सर। और उसके हेमिस्फीयर के अंदर सॉलिड हेमिस्फीयर है, ये सब याद आ रहा है। उस पे गॉस लॉ लगा के हम लोगों ने किया था, उसी पे बेस आपके सिंपल न्यूमेरिकल। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पे सिंपल न्यूमेरिकल किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, याद आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, उन सब के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, ये सब चीजें। और उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था डाइपोल। डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन जनरल पॉइंट, याद आ रहा बेटा। यस सर। तो यस sir. सर। आपको तीनों चीजें याद होनी चाहिए। डाइपोल में फिर हमने कई सारी चीजें पढ़ी थी। टॉर्क के बारे में पढ़ा था, टॉर्क का जनरल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, याद आ रहा है। यस सर। ठीक है, ये सब चीजें याद होनी चाहिए आपको। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये पूरा प्रायोरिटी के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैपेसिटर, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, फिर शेल पे बेस्ड क्वेश्चन, फिर गॉस पे बेस्ड क्वेश्चन, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो जनरल हमने निकाला था रिंग की वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से। उसके बाद डाइपोल को हमने बिल्कुल डीप में एनालिसिस की थी, टॉर्क भी निकाला था। उसके बाद स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी इन्हें डाइपोल बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है अगर उसको मैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टार्टिंग में याद कीजिए Q1 Q2 Q3 चार्जेस हैं तो नेट फोर्स कितना होगा Q1 पे, याद आ रहा है। ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। Yes, sir. तो ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए। इस हिसाब से आप लोग चीजों को प्रिपेयर करेंगे। ओके सर। चलिए, अब मैं आज आप लोगों को एक शीट प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग ग्रुप बना के मेरे को ऐड कर लीजिए। उसके बाद में शीट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सर ठीक ग्रुप है? बन गया, बस वीनस का नंबर नहीं है, वीनस का नंबर नहीं मिल रहा, बाकी सबके हो गए। विनेश बता दीजिए नंबर। 805 से होगा, मतलब मैंने बहुत सारे मैसेजेस कर दिए। आपको नंबर याद नहीं है? नहीं सर, नाम बता रही। 8053 7697 7697। 44। ओके। और उन्नति को भी ऐड कर लीजिएगा। सर उन्नति का कोई पर्सनल मतलब वैसे नंबर नहीं है उन्नति का, उससे लेना पड़ेगा। वो मीनाक्षी मैम आयु से। ग्रुप में है। चलिए अभी स्टार्ट करें। यस सर। Yes, sir. यस सर।
चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिज्म। अब देखिए मैग्नेटिज्म की स्टार्टिंग कैसे हुई। मैंने कहा कि एक करंट कैरिंग वायर था, तो मैंने कहा कि इसमें करंट आपकी फ्लो हो रही है, करंट आपकी फ्लो हो रही है। मैंने कहा कि अपर डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। इसके बगल में मैंने क्यू चार्ज को रखा, क्यू चार्ज जो कि रेस्ट पे था। जब मैंने क्यू चार्ज को इसके बगल में रखा तो क्यू चार्ज की पोजीशन चेंज नहीं हुई। अगर क्यू चार्ज की पोजीशन चेंज नहीं हुई, इसका मतलब करंट के कारण जो फील्ड जनरेट हो रहा होगा, बेटा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट। अब ये बताइए, अगर कोई चार्ज रेस्ट पोजीशन पे रखा हुआ है, ठीक है, मैंने किसी चार्ज को रेस्ट पोजीशन पे रखा और वहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो चार्ज क्या करेगा, मूव कर जाएगा अपनी पोजीशन से। यस सर। यस सर। क्योंकि सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, उस पर फोर्स लगाएगी, क्यूई। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं किसी चार्ज को रखूं तो उस पर फोर्स लगेगा क्यूई। यस तो सर। चार्ज की पोजीशन मूव हो जाएगी, मतलब कि चार्ज अपनी पोजीशन से मूव कर जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक। लेकिन मैंने क्या देखा कि अगर मैं किसी करंट कैरिंग वायर के बगल में क्यू चार्ज को रख दूं तो क्यू चार्ज की पोजीशन चेंज नहीं होती है। ये एक्सपेरिमेंटल है, ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया। तो अगर क्यू चार्ज की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, करंट कैरिंग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होती। आए समझ में? यस अगर सर। जनरेट होती तो क्यू की Yes, sir. पोजीशन चेंज हो जाती। ठीक है, लिखिए फटाफट, लिखिए इसको, एक्सप्लेन करके लिखिए 2 लाइन में। हो गया सर। हो गया सर। क्या ग्रुप बनाया आप लोगों ने? यस सर, बना दिया, यस सर। सबको ऐड कर दिया। तो कहाँ, मेरे पे तो कोई आया नहीं। एक मैसेज ड्रॉप कीजिए तब तो पता चले। मैं ग्रुप में तो कोई ऐड ही नहीं हूँ मैं। इतना टाइम लगता है? सर मैं 1 मिनट मैसेज ड्रॉप कर। अरे ग्रुप में मेरे को ऐड करेंगे तो मेरे पे तो आ ही जाएगा कि हाँ मैं ग्रुप में आ चुका हूँ। सर आपका ये वाला नंबर ऐड करा है 99555111 वाला। नहीं 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 नहीं, 620 ओके सर, वो वाला कर 620। देता हूँ। ओके सर। लिख लिया सभी ने? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद एक्सपेरिमेंट एक और किया गया। ये तो पहला एक्सपेरिमेंट था कि करंट कैरिंग वायर के बगल में मैंने जब क्यू चार्ज को रखा रेस्ट पोजीशन पे तो क्यू चार्ज की पोजीशन चेंज नहीं हुई। क्यू चार्ज की पोजीशन नहीं चेंज हुई, इसका मतलब करंट कैरिंग वायर की वजह से क्यू चार्ज पे, मतलब कि करंट कैरिंग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हो रही है।
इस एक्सपेरिमेंट से मेरे को ये पता चला। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट जो मैंने किया मैंने क्यू चार्ज को रेस्ट पोजीशन पे नहीं रखा, इसको मैंने मूव करवा दिया। मैंने कहा कि क्यू चार्ज इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी दे दी। तो जब क्यू चार्ज को मैंने v वेलोसिटी दे दी तो इसका पाथ स्ट्रेट नहीं था, ये अपने पाथ से डेविएट कर गया, ये इस पाथ पे चला गया। ठीक है, इसको तो स्ट्रेट जाना चाहिए था, मैंने Yes, इसको sir. v वेलोसिटी दी थी, तो ये स्ट्रेट नहीं गया, अपने पाथ से डेविएट हो गया। ठीक है, तो ये अपने पाथ से डेविएट हुआ। तो मैंने कहा कि करंट कैरिंग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं जनरेट हुई, लेकिन कोई और फील्ड जनरेट हुई, जिसके कारण क्यू चार्ज जो कि मोशन में था वो अपने पाथ से डेविएट कर गया। ठीक, उस फील्ड को नाम दिया गया मैग्नेटिक फील्ड। लिखिए, सर स्ट्रेट नहीं गया, उसके बाद एक बार बताना। मैंने कहा कि आपके पास कोई क्यू चार्ज था जिसको v वेलोसिटी दे दी। v वेलोसिटी देने के बाद अगर मैंने उसको करंट कैरिंग वायर के बगल में रखा तो उसका पाथ डेविएट हो गया, वो अपने पाथ से मूव कर गया। तो अगर उसके पाथ में डेविएशन आया तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट कैरिंग वायर की वजह से कोई फील्ड जनरेट हुई होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो उस नई फील्ड को नाम दिया गया मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, आप लोगों को ग्रुप में एक पीडीएफ मिला, जल्दी से देखिए। यस Sir. कितने क्वेश्चंस हैं? Sir, 77. 77, तो अप्रॉक्स 80 मान लेते हैं। पर डे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब कि अभी हम लोगों के 3 क्लासेस होंगे इस वीक में। एक क्लास तो आज है, उसके बाद 2 क्लासेस और होंगी आपकी मेडिकल की। ठीक, तो Yes, sir. शुरुआत जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है, आप लोग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे? 1 to 15, 1 से लेके 15 तक। ठीक है, शुरुआत Okay, के sir. 15 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे और उसके डाउट निकाल के रखेंगे, उसको नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। ओके सर। हाँ, अब हर एक लेक्चर में हम लोग ऐसे ही करेंगे, 15 क्वेश्चन करेंगे, तो लगभग 10 दिन में ये आपका खत्म हो जाएंगे 70 क्वेश्चन, मतलब अप्रोक्सीमेटली 80 क्वेश्चन। ठीक है, Yes, sir. चलो लिख लिया। Yes, sir. अब आपने मैग्नेटिक नीडल का नाम सुना होगा, मैग्नेटिक कंपास सुना है ना? Yes, sir. sir. तो मैग्नेटिक कंपास में आपने देखा है कि उसमें नॉर्थ और साउथ बना रहता है और वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक, जब मैं करंट कैरिंग वायर के बगल में मैग्नेटिक कंपास को रखता हूं तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है। मैग्नेटिक कंपास का डायरेक्शन क्यों चेंज होगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तभी चेंज होगा, Yes, sir. है ना? मैग्नेटिक फील्ड तो उसके डायरेक्शन को चेंज करती है। लेकिन जब मैंने करंट कैरिंग वायर के बगल में मैग्नेटिक कंपास को रखा तो वो फ्लक्चुएशन आने लगा उसमें, मतलब कि मैग्नेटिक नीडल मूव करने लगा। इसका मतलब करंट कैरिंग वायर के बगल में क्या प्रोड्यूस होता है? Magnetic field. Magnetic field. एक्सपेरिमेंट है, चलिए लिखिए इसको भी।
सर लिख लिया। ठीक है, सर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये पता, ये तो हमें कंफर्म हो गया कि करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हाउ टू फाइंड magnitude of magnetic field। इसके लिए हमारे पास दो लॉ हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। पहला है आपका बायर्ड-सीवर्ट्स लॉ, और दूसरा है एम्पियर सर्किटल लॉ। नोट कर लिया? यस सर। चलिए, तो फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं, बायर्ड-सीवर्ट्स लॉ। मैंने कहा कि कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। मेरे से पूछा गया यहाँ किसी पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब ये जो पी पॉइंट है, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया आपने, डीएल, स्मॉल एलिमेंट। ठीक, यहाँ से इसकी डिस्टेंस है आर वेक्टर। ठीक, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आया, मैग्नेटिक फील्ड आपका स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर? सर स्केलर। वेक्टर बेटा, इसका डायरेक्शन भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या होती है? टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? यस वेबर सर। मतलब कि WEBER, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और एक चीज याद रखिएगा, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द इसमें पावर। वेबर कहाँ से आ गया? अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, उसकी यूनिट होती है वेबर। ठीक है, अभी बस यूनिट को याद रखिए कि यूनिट क्या क्या होती हैं। और 1 टेस्ला क्या होता है? 10 टू द पावर 4 गॉस। यूनिट टेस्ला है या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर है। ओके सर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलिए, सर यस। अब मेरे से बोला गया कि पी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैंने क्या मान लिया कि वायर पे एक स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट है डीएल, छोटा सा वायर का एलिमेंट है डीएल। तो इस डीएल एलिमेंट की वजह से जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा पी पॉइंट पे, वो कितना होगा? म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब।
इसको नोट कीजिए, ये फॉर्मूला है, इसमें सरप्राइज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो गया सर। सर ये जो हमारा आर वेक्टर है डिस्टेंस है, मतलब जो हमने स्मॉल एलिमेंट दिया पोजीशन है। वेक्टर है, डीएल Okay. एलिमेंट से आर वेक्टर की पोजीशन वेक्टर है ये, ओके कि सर। पी पॉइंट किस पोजीशन वेक्टर पे है। अब देखिए जो डीएल वेक्टर है, जो डीएल वेक्टर है ना, तो डीएल वेक्टर का मतलब क्या है, इट इज अलोंग द करंट। डीएल वेक्टर का अगर आपसे कोई डायरेक्शन पूछे तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में डीएल वेक्टर होता है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में डीएल वेक्टर होता है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, पढ़ा है? यस सर। यस सर। ए क्रॉस Yes, बी sir. इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। इसी तरीके से डी बी वेक्टर को का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूँ, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी एल क्रॉस आर, मतलब कि डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, स्मॉल आर म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट बुक में मिल जाएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, यस sir. सर। अब देखिए, अगर मेरे को किसी भी पॉइंट पे, ये तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, मैंने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब मैग्नीट्यूड है और मेरे को डायरेक्शन निकालना है कि डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का। करंट के डायरेक्शन में थंब को रखिए, अपना राइट हैंड उठाइए, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखिए और अपने फिंगर्स को, जो आपकी 4 फिंगर्स हैं, उसको पी पॉइंट की तरफ रखिए। पाम का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आ रहा है, पाम किस डायरेक्शन में है, इनटू द पेपर। यस सर। करंट के डायरेक्शन में थंब को रखिए और फिंगर्स को कर्ल कीजिए, मुट्ठी बंद कीजिए। तो फिंगर किस डायरेक्शन में बंद हो रहे हैं, पी पॉइंट को देखेंगे तो कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। यस सर। इनवर्ड डायरेक्शन। Yes, sir. इसलिए जो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कहाँ होगी, अंदर की तरफ, इनवर्ड डायरेक्शन। इसलिए क्रॉस। ठीक है, लिख लीजिए पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल या राइट हैंड थंब रूल, जो भी लिखना है अपने वर्डिंग में इसको एक्सप्लेन कर लीजिए। जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में अपने थंब को रखिए, फिंगर्स को स्ट्रेच कीजिए टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट की तरफ अपने फिंगर्स को स्ट्रेच कीजिए। तो जो पाम का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इसको लिखिए अपने वर्डिंग में। सर लिख लिया। नोट कर लिया? Yes, sir. अब फर्स्ट हेडिंग इंपॉर्टेंट है,
बोर्ड सिलेबस के हिसाब से डेरिवेशन पूछा जाता है, और कंपटीशन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले को याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। मैंने कहा कि एक वायर है, इसकी लेंथ L है, एक पॉइंट है P, इसकी डिस्टेंस यहाँ से D है। तो P पॉइंट पे मेरे को क्या निकालना है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। तो मेरे से पूछा गया फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, कि P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये निकालें। तो सबसे पहले ये बताइए कि P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। इनवर्ड। इनवर्ड, राइट हैंड पाम रूल लगा दिया आपने, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने इसके एक्सट्रीम पॉइंट को ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया। मैंने कहा ये एंगल कितना है, θ1, और ये एंगल कितना है, θ2। अब इस वायर पे कोई सा भी एक स्मॉल एलिमेंट मान लीजिए, मैंने कहा कि एक स्मॉल एलिमेंट है dy, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, y। ठीक, और ये जो स्मॉल एलिमेंट है P पॉइंट से, जैसे ही होगा P पॉइंट पे, ये जो एंगल बन रहा होगा स्मॉल d थीटा, और ये एंगल है थीटा। ठीक है, यस सर। बस स्मॉल एलिमेंट dy को देखिए। मैंने स्मॉल एलिमेंट dy बना लिया, स्मॉल एलिमेंट dy अलग से फिगर बना रहा हूं। ठीक, और ये P पॉइंट है। स्मॉल एलिमेंट की वजह से, बोलिए जैसे बोलिए। इनवर्ड के लिए क्रॉस है, वैसे आउटवर्ड के लिए डॉट होगी। हाँ, ये एंगल कितना है, थीटा, और ये कितना है, d। डेरिवेशन ध्यान से समझिए, बहुत आसान डेरिवेशन है। अभी मैंने क्या बताया, तो जो सिंपल फॉर्मूला था, तो सिंपल फॉर्मूला क्या है, dB, स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। मैं थीटा नहीं लिख रहा हूँ कि नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके ठीक है, सर। अब जो सर अल्फा अल्फा एंगल क्यों लिया? यहाँ पे थीटा लिया था ना, इसलिए थीटा ले लीजिए। एंगल ही तो है, अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड, जो मन करे वो लिखिए। मैंने इस फिगर में थीटा ले लिया, इसलिए मैंने यहाँ पे थीटा नहीं लिखा। ठीक, तो जो थीटा एंगल है या जो अल्फा एंगल है, उसका मतलब क्या होता है, डीएल वेक्टर और
आर वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वही थीटा होता है। ये फॉर्मूला अभी आपने लिखा ना, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा Yes, sir. डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें ये जो थीटा है इसको लिख लीजिए, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो है आपका थीटा। आया समझ में? यस सर। ठीक है। अब इस फिगर में ध्यान से देखिए, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर तो यही होगा ना, आर वेक्टर। ये है Yes, डीवाई sir. एलिमेंट, ये छोटा सा एलिमेंट है डीवाई ऊपर की तरफ। तो उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे आपको निकालना है एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और जिस पॉइंट पे आपको निकालना है उधर एरो बना दीजिए। ये होता है पोजीशन वेक्टर। अगर वेक्टर पढ़ा हुआ 11th में, तो हमें तो डीवाई एलिमेंट के रिस्पेक्ट में बताना है, तो डीवाई एलिमेंट से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। कहाँ पे? पी की तरफ। पी पॉइंट पे निकालना है ना मेरे को मैग्नेटिक फील्ड। Yes, sir. तो पी पॉइंट पे आप आर वेक्टर ड्रॉ कीजिए, तो ये आर वेक्टर हो गया। अब डीवाई एलिमेंट को देखिए ध्यान से, डीवाई एलिमेंट तो ऊपर है ना, ये डीवाई एलिमेंट है, डीवाई वेक्टर, और ये आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर है। तो इन दोनों के बीच में एंगल तो यही होगा ना। Yes, sir. तो यहाँ पे देखें तो यही एंगल होगा, यही है अल्फा। Yes, sir. इसको आप बता सकते हैं कि एंगल कितना होगा। ये 90 है, तो बेटा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा। Yes, sir. ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, डी एल की जगह डी वाई स्मॉल एलिमेंट, अल्फा की जगह साइन 90 प्लस थीटा। यस और नो? सर फिर से Yes, sir. बताना कैसे आया? अल्फा एंगल देखिए, डी वाई एलिमेंट और आर वेक्टर के बीच में एंगल अल्फा है। ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 90 प्लस थीटा ना, एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का। Yes, sir. तो आपने लिख लिया आई डी वाई साइन 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर ये d है और ये डिस्टेंस y है, यही है ना? Yes, sir. तो अभी तो मैं इसको आर स्क्वायर ही लिखता हूँ। dy एलिमेंट की p पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है? r। r ही डिस्टेंस है, देखिए फिगर में r ही लिया मैंने। Yes, sir. यहाँ तक चीजें क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस ट्राइंगल में ध्यान से देखिए, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? Perpendicular by base, तो y by d. तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? Tan theta. tan थीटा। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो y का डिफरेंशिएशन dy, d कांस्टेंट है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा, यही आएगा। Yes, sir. सर ये सेकंड ट्रायंगल का निकल रहा है। क्या क्या? सर ये जो उसका सेकंड पार्ट है ये इसका निकल रहा है। ये जो डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, नहीं ये तो अभी अलग से करके देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अभी चलिए, अभी कॉपी पेन छोड़िए, अभी ध्यान दीजिए कि कैसे कैसे करूंगा मैं। अब आर स्क्वायर ट्राइंगल देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। Yes, sir. तो आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। √y² Yes, sir. प्लस d। यस सर। तो इसको आपने लिखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई डी वाई साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर को आपने लिखा वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। वाई की वैल्यू कितनी है d tan थीटा तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी वाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई वाई की जगह आपने लिखा डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा तो डी स्क्वायर कॉमन हो गया अंदर क्या बचा यही आएगा ना डी स्क्वायर Yes, कॉमन ले लिया यस सर। तो देखिए स्मॉल डीबी की वैल्यू कितनी आ रही है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी वाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है Yes, sir. यस सर। ठीक है Yes, sir. अब dy की वैल्यू देखिए ये जो dy है dy की वैल्यू आपने कितनी निकाली d sec to theta d. ठीक है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dy की जगह d sec स्क्वायर थीटा d थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा तो एक d कैंसिल हो गया और एक sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया तो देखिए यहाँ पे क्या बचा dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई d यही बचा ना Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे वेरिएबल क्या है थीटा थीटा वेरिएबल है अगर मैं एलिमेंट यहाँ पे लेता हाईलाइट कर रहा हूँ येलो से अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट लेता तो थीटा की कुछ और वैल्यू होती अगर यहाँ पे लेता तो थीटा की कुछ और वैल्यू होती यहाँ यहाँ कहीं पे भी लूँ तो थीटा अलग अलग आता ना इसका Yes, मतलब sir. ये जो आपने इक्वेशन लिखी है यहाँ पे वेरिएबल क्या है थीटा है मेरे को पूरे एलिमेंट को कवर करना है ये तो स्मॉल एलिमेंट के कारण आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाली है मेरे को तो पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना तो इसको मैं क्या करूं इंटीग्रेट थीटा वेरिएबल है अब देखिए ध्यान से अगर मैं P पॉइंट से लोवेस्ट पॉइंट को देखूं लोवेस्ट पॉइंट मैंने A मान लिया अगर मैं लोवेस्ट पॉइंट को देख रहा हूं तो कितना एंगल मूव करना पड़ रहा है मेरे को थीटा 2 अगर मैं B पॉइंट को देखूं तो मेरे को कितना एंगल मूव करना पड़ रहा है थीटा 1 तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो थीटा 1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और थीटा 2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना तो मेरे को पूरे को कवर करना है तो पूरे को कवर करना है तो लिमिट कहाँ से कहाँ लगाऊंगा माइनस थीटा 2 से लेके प्लस थीटा 1 ये माइनस थीटा 2 समझ में आया क्यों क्योंकि वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था Anti-clockwise. दूसरा वाला क्लॉकवाइज हाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा और लिमिट लगाएंगे माइनस थीटा 2 से लेके थीटा 1 तो b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 दिस इज द फाइनल रिजल्ट मतलब कि पूरे वायर की वजह से आपने निकाल लिया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये होगा और डायरेक्शन क्या होगा इनवर्ट P इनवर्ट पॉइंट पे डायरेक्शन डायरेक्शन अब नोट कर लीजिए और फॉर्मूले को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है
29 समझ में आया? यस सर। आप टाइमली क्यों नहीं आई थी? लेट क्यों हुआ आज? सर कुछ मेडिकेशंस का वो था। सर थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दो। 1 मिनट। क्या ऊपर करूं? बस मनीषा नोट कर लिया? सर एक बार θ1 जो हमने अभी डिफरेंशिएट करा θ1 अपॉन θ2 एक बार जरा बता दो दोबारा। हाँ सर लास्ट स्टेप बता दीजिए। अब देखिए मैं नीचे ए पॉइंट को देखूंगा तो कितना एंगल मूव करना पड़ रहा है? -θ2। यस सर। और ऊपर जा रहा हूं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए θ1। ओके सर। क्लॉकवाइज को प्लस माना है, ठीक है? यस सर। तो ये हो जाएगा ना -θ2 से लेके θ1 तक। तभी तो मैंने पूरा कवर कर लिया पूरे वायर को। तो एंगल कहाँ से कहाँ मूव होगा? -θ2 से लेके θ1 तक। +θ1 तक। नहीं ओके आया सर। सुन में? सर आ गया। अच्छा, कल मैं आप लोगों को ग्रुप में एक लिंक शेयर करूंगा, ठीक है? परसों मेरी लाइव क्लास है यूट्यूब पे। आप लोग बस उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो भी आपके ओके सर। फ्रेंड सर्कल में हो उसको लिंक भेज दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। अभी वो चैनल क्रिएट कर रहा हूँ यूट्यूब पे। ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, बस उसको सेंड कर देना, उसको क्लिक कर देना। ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं करवाऊंगा आप लोगों से। सर आगे ये समझ मुझे में? लास्ट में समझ नहीं आया, -θ2 है फिर ये लास्ट में +sin θ2, ये नहीं समझ। इसको अलग से कर देता हूँ। साइन थीटा -θ2 से θ1। थीटा की जगह क्या रखेंगे? θ1 फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यही करते हैं ना? यस सर। साइन सर ऑफ समझ आ गया। -x क्या होता है? -sin x। तो साइन ऑफ -θ2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आ गया समझ में? यस सर। सर एक बार फिगर दिखा दो। सर रुक जाओ। चीजें समझ में आ गई? यस सर। यस सर। तो ये जो पहला डेरिवेशन थी आपका इंपॉर्टेंट है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड में ये डेरिवेशन पूछा गया है। आज ही और अभी आप प्रैक्टिस करेंगे, कल के भरोसे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? अब हमें नेक्स्ट क्लास में क्या करना है? इसी फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर। अब हमें कल से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो कल का जो दिन है, जो अभी इलेक्ट्रोस्टैट का मैंने आप लोगों को पीडीएफ शेयर किया है, 15 क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करने हैं कल क्लास से पहले तक, ठीक है? कल क्लास से पहले तक 15 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। तो कल क्लास के स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले 15 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, उसके बाद इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा मैग्नेटिक फील्ड पे, ठीक है? तो ज्यादा टाइम नहीं, ये वाला चैप्टर में कम से कम 3 लेक्चर में खत्म कर दूंगा। सर ये डेरिवेशन मैक्सिमम कितने मार्क्स की आती है बोर्ड में? 5 या 6 जो भी आती हो, ओके सर। ठीक है? सर आप स्फेरिकल कंडक्टर का डेरिवेशन कराओगे आज? अभी तो कैपेसिटर ही करवाऊंगा।
अभी तो आईआईटी वालों में कैपेसिटर ही करवाऊंगा। ठीक है, ओके सर। चलिए, ओके बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके, वेलकम वेलकम।